जितने भी मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं। ठीक, जिनको हम एटम कहते हैं। और एटम्स किससे मिलकर के बने होते हैं? एटम्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के ये न्यूक्लियस बनाते हैं, और न्यूक्लियस पर हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा, रदरफोर्ड ने भी हमें ये बताया, और रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोहर्स आए। अब बोहर्स ने भी ये बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक, और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तो 2n², जहाँ n क्या है? n नंबर ऑफ शेल है। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। इसको आप या 1 2 3 4 लिखिए, या KLMN, ये नंबर ऑफ शेल है। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n की जगह अगर आप 1 रख देंगे तो 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n की जगह 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। थर्ड में कितने होंगे? 3 3 जा 9 2 जा 18। फोर्थ में कितने रख होंगे? n की जगह 4 रख देंगे तो 4 4 जा 16 2 जा 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। मगर बाद में जब मैकेनिकल मॉडल आया, वेव मैकेनिकल मॉडल आया, या क्वांटम थियरी आई, तो क्वांटम थियरी ने इन सारे कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया। ये सारे कॉन्सेप्ट बोहर्स के, रदरफोर्ड के ये मान रहे थे, ये सब लोग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घुमा रहे थे। ठीक, मगर जब ये वेव मॉडल आया तो इसमें 2 साइंटिस्ट इसमें मेन हैं। एक का नाम जो है आता है डी ब्रॉय। लिखा जाता है डी ब्रॉगली, पढ़ा जाता है डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय साहब ने भी ये माना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है बल्कि एक वेव है। ठीक, और डी ब्रॉय ने इसका वेवलेंथ निकाल करके बता दिया। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी निकाल करके डी ब्रॉय ने बता दिया। ठीक, और डी ब्रॉय ने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो लैम्डा = h/p, जहाँ p क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं। और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर v है और मास m है तो मोमेंटम क्या होगा? mv। ये डी ब्रॉय वेवलेंथ कहलाता है। ये डी ब्रॉय वेवलेंथ कहता है। इलेक्ट्रॉन की इसने वेवलेंथ निकाल करके बता दिया। और इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में जो है चलता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव है। ठीक, और इसमें जो सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं इलेक्ट्रॉन को वेव मानने वाले, इनका नाम आता है श्रोडिंगर। क्या? श्रोडिंगर। और श्रोडिंगर ने जो है SCHRO, श्रोडिंगर, ठीक ना। तो इसने जो है, जब इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो उस वेव की इसने इक्वेशन निकाल करके बता दिया। इस वेव की इसने इक्वेशन निकाल करके
बता दिया। और उसने ये बताया कि इसकी जो इक्वेशन होती है d2 फाई अपान dx स्क्वायर, ठीक है, और प्लस d2 साई लीजिए dy स्क्वायर और प्लस d2 साई अपान dz स्क्वायर, मतलब ये डबल डिफ्रेंशिएशन है, ये साई का डबल डिफ्रेंशिएशन है ये, और प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपान h स्क्वायर और ब्रैकेट में e माइनस वी और साई इक्वल टू 0। इसने इस वेव का इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वेव का इसने इक्वेशन निकाल करके बता दिया, ठीक ना। और ये जहाँ एक साई एक फंक्शन है, आपको इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपको कुछ बहुत लेना देना नहीं है, बस आप ये जान लीजिए ये साई का ये x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, ये साई का y के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन है, ये साई का z के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन है। 8 पाई m इलेक्ट्रॉन का मास है और s क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और E इसकी काइनेटिक एनर्जी है और V इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक ना। तो ये, और ये साई क्या है, ये साई जो है ये मैथमेटिकल फंक्शन है, साई मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम वेव फंक्शन करते हैं, ठीक ना। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में स्टडी आपको करनी है। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें अब इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, तो इन लोगों ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व नहीं करता है। इन्होंने ये बताया कि शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। और ऑर्बिटल होता क्या है, इन्होंने ये बताया कि ऑर्बिटल स्पेस में, ऑर्बिटल जो है वो स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। अब वो स्पेस 3 डायमेंशनल में, ठीक ना, स्पेस 3 डायमेंशनल में होता ही है। तो ऑर्बिटल इज द स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, ठीक ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को ऑर्बिटल कहते हैं। मगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया ही जाए, ठीक ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो अब ये सब चीज़ों को मैं समराइज करके मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, ठीक ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन आपको पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन आप 4 क्वांटम नंबर से पता कर सकते हो, ठीक ना। 4 क्वांटम नंबर से पता कर सकते हो। अब वो 4 क्वांटम नंबर में से जो 3 क्वांटम नंबर हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको मिले हैं, ठीक ना। पहला जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं और इन 4 क्वांटम नंबर से हम ये पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो इन 4 क्वांटम नंबर्स में देखो उधर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों क्वांटम नंबर जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, तो ये जो 3 जो वेरिएबल्स आए, ये तीन क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको मिले। ये आखिरी जो स्पिन क्वांटम नंबर, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको नहीं मिला, ठीक। तो अब आप ये जो है तो समझिए कि कुल क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुल कितने क्वांटम नंबर, 4 होते हैं। पहला क्या,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर l, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर f। ठीक, अब इसको हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे हम पता करते हैं। नंबर 1 देखो, नंबर 1 क्या है बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर। ठीक, इसको हम n से लिखते हैं। ठीक, और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं ये नंबर ऑफ शेल बताते हैं। तो इधर देखो, नंबर ऑफ शेल बताते हैं। ठीक ना, तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ये इसको KLMN लिखते हैं ना, तो ये नंबर ऑफ शेल बताते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। समझ में आई? वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। ये पूरे ये जो है इनवर्स में आप कहाँ रहते हो, इसका एग्जैक्ट तुम्हारा एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि तुम किस प्लैनेट पर रहते हो। तो पता चला कि कहाँ रहते हो, अर्थ पर रहते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। फिर अर्थ में तुम कहाँ रहते हो, अर्थ में हम फला स्टेट में जो रहते हैं, तो है ना, या इंडिया में जो रहते हैं। ठीक, इंडिया में कहाँ रहते हो, इस शहर में रहते हैं। उस शहर में कहाँ रहते हो, इस मोहल्ले में जो रहते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से 4 जो पैरामीटर्स हैं वो तुम्हारे एग्जैक्ट लोकेशन या तुम्हारा एड्रेस बताते हैं। तो उसी तरह से 4 जो है वो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शेल के बारे में जो बताता है। ठीक ना, और एक्चुअल में ये शेल की ये साइज बताता है, शेल की साइज बताता है। देखो, अगर ये न्यूक्लियस ये n=1 तो शेल की साइज देखो इतनी, और n=2 पर देखो शेल की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। n=3 पर शेल की साइज क्या होगी, ये होगी। n=4 पर शेल की साइज ये होगी। तो ये एक तरह से शेल का ये साइज भी बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल का साइज भी बताता है। बात समझ में आई? तो अब इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक, 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ क्या है, 1 है। तो ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 2, 3, 4, 5 ये ग्रेटर देन 1, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है अगर, तो n=1। ठीक, जाएगा कहाँ तक, ये इनफाइनाइट तक जो है जा सकता है। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक, तो अब n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इनफाइनाइट तो हो सकती है, मगर अभी तक जितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, ठीक ना, अभी तक, और हो सकता है कि इसके आगे भी एलिमेंट की खोज हो, तो हम कोई बॉर्डर लाइन हम n की हम नहीं बता सकते हैं, यही बॉर्डर लाइन है। आगे हो सकता है कि खोज हो, ठीक ना, तो ये ठीक, और n की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट तक होती है। ठीक ना, तो बात समझ में आई है? अब इसके बाद देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद कौन सा क्वांटम नंबर है बताओ? एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर।
एजीमुथल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम लिखते हैं एल पे, ठीक। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं ये बताते हैं सब सेल के बारे में। क्या बताते हैं, सब सेल के बारे में ये बताते हैं, ठीक ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल सब सेल के बारे में बताता है। तो अब एल की जो वैल्यू है, एल की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, एल की वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो। मान लो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एल, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है, ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो इसमें कुल कितने सब सेल होंगे, पहले में एक होगा एस, है ना। पहले ऑर्बिट में कितना सब सेल होगा, एक, सिर्फ 1 एस होगा, ठीक। और इसको हम जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको 0 देते हैं। क्या देते हैं, 0 देते हैं, ठीक। एस सबसे, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जिसमें है। अगर ये 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है, ठीक, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर देखो 0 और 1 होगा, ठीक। इसको मैं इसको यहाँ कर दूँ, ये एस, ठीक है, बात समझ में। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 1 बोलो 2, ठीक। देखो 3 इसके अंदर 3 सब सेल हो गए, 1 2 3, ठीक ना। और यहाँ और अगर 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 और 3, 0 1 2 3, ठीक ना। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 है, और इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 है, ठीक ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ, ये इससे 1 कम है, ये वैल्यू इससे 1 कम है कि नहीं है, बोलो। तो एल, अच्छा अब यहाँ देखो, हम अब ये चीज याद रहे कि यहाँ देखो एल, देखो एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये एस ऑर्बिटल होगा, ठीक। एल की वैल्यू अगर 1 है तो ये पी ऑर्बिटल होगा, एल की वैल्यू अगर 2 है तो ये डी ऑर्बिटल होगा, एस की वैल्यू 3 है तो ये एफ ऑर्बिटल होगा। असल में एल की वैल्यू अगर 0 है तो वो एस ऑर्बिटल कहलाएगा, एल की वैल्यू अगर 1 है तो ये पी ऑर्बिटल कहलाएगा, एल की वैल्यू अगर 2 है तो वो डी ऑर्बिटल होगा, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो वो एफ ऑर्बिटल होगा, ठीक। अब इसमें बताओ, इसमें एल की जो पॉसिबल वैल्यू है, देखो ये 0 तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस होगा, ठीक। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो यहाँ देखो, इसमें इधर देखो, यहाँ कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 1, तो 0 क्या है, एस ऑर्बिटल, और क्या होगा, पी होगा, एस और पी होगा। अगर एम की वैल्यू अगर 3 है तो इसमें ऑर्बिटल बताओ कौन कौन से होंगे, ये एस होगा, ये पी होगा और ये डी होगा। अगर एन की वैल्यू अगर 4 है तो ऑर्बिटल ये एस होगा, ये पी होगा और ये डी होगा, और 3
एल की वैल्यू अगर 3 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? सब ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। वो मतलब वो सब ऑर्बिटल नहीं, ये हम सब शेल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सब शेल। ये सब शेल है, ये SEDF ये क्या है? ये सब शेल है, ऑर्बिटल नहीं बल्कि सब शेल है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आई? तो अब जरा देखो यहाँ कि इसको मिटा दूं। देखो एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जो लाई कर रही है बताओ। एल की वैल्यू देखो यहाँ 0 है, क्या है? 0 है, और 0 से बड़ी है। एल की वैल्यू 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 भी है और 0 से बड़ी भी है। तो एल की वैल्यू ऑफ एल इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन क्या? 0। ठीक, एल की वैल्यू देखो यहाँ 0 है। ठीक, अब 0 से स्मॉलर तो होगी नहीं, माइनस में नहीं ना जाएगी, 0 से बड़ी होगी। देखो ये 0 से बड़ा, तो एल की वैल्यू ये इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0। ठीक, और स्मॉलर देन आर इक्वल टू n-1। ठीक, तो देखो n-1 क्या है यहाँ? ये देखो ये n इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इसकी वैल्यू 0। जब n इक्वल टू 2 है, ठीक, तो इसकी वैल्यू देखो 0 भी है, क्या है? 0 भी है, और 0 से बड़ी भी है। ठीक ना? 0 से, तो 0 से बड़ी अगर है तो कहाँ तक होगा? जितना n की वैल्यू है उससे एक कम। ठीक, मैक्सिमम कहाँ तक है? ये अगर 2 है तो ये 2 से एक कम, ये 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी एल की 3 से एक कम 2, और अगर ये n 4 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 से एक कम। तो एल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक ना, वो n से एक कम होगी। बात समझ में? तो l जो है n-1 भी हो सकता है और n-1 से छोटा भी जो हो सकता है। ठीक, तो यहाँ जो है n इक्वल टू 4 अगर है तो इसकी वैल्यू देखो n-1, 4 - 1 3, n की जगह 4 रखो, 4 - 1 3, और 4 n-1 से स्मॉलर जैसे 2, n-1 3 है और 3 से कम है, ये 2 स्मॉलर है ना। तो l की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, स्मॉलर देन आर इक्वल टू n-1। जितने n की वैल्यू है उससे एक कम जो है इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक ना, और 0 भी होगी। तो l की जो ये 0 वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा एस सब सेल को, और इसकी जो 1 वैल्यू है वो p सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, 2 वैल्यू d सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 इसकी वैल्यू l की वो f सब सेल को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में? तो अब इसके बाद देखो यहाँ l की वैल्यू अगर 0 है, ठीक, तो ये सबसे बताओ, सबसे कौन सा होगा? S होगा। ठीक, अब इसके अंदर ऑर्बिटल देखो कितने? एक ऑर्बिटल होंगे। ठीक, और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैल्यू एक की +1/2 और दूसरे की -1/2। तो ये इसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, +1/2 -1/2 ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक ना, और स्पिन क्वांटम नंबर यही होता है, या तो +1/2 और -1/2। ठीक ना, अगर इस सबसेल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको तुम या तो +1/2 का नाम दे दो
या -1/2 का नाम दे दो। एक को अगर तुम +1/2 लिखोगे तो दूसरे को -1/2 लिखोगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर तुम क्लॉकवाइज रोटेशन को +1/2 लिख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को -1/2 लिखोगे, ठीक ना। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर ये होते हैं, ये स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद देखो, अगर एल की वैल्यू अगर 1 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा बोलो, पी होगा ये। तो इसके अंदर कितने होंगे ऑर्बिटल, 3 होंगे, ठीक। और एल की वैल्यू अगर 2 है तो ये कौन सा सबसेल होगा, डी सबसेल। इसके अंदर कितने होंगे ऑर्बिटल, बोलो 5 होंगे ना, नहीं 1 2 3 4 5 होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। और इसकी वैल्यू अगर 3 है एल की तो ये एफ सबसेल होगा। और इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बोलो, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7 होंगे इसमें, ठीक ना। बात समझ में। तो ये ऑर्बिटल हो गए, ये सबसेल हो गए, ये एल की वैल्यू होगी, ठीक ना। एल की वैल्यू हमेशा एन की वैल्यू से 1 कम होती है, ठीक ना। एल की वैल्यू एन की वैल्यू से 1 कम होती है। बात समझ में आई है। तो अब देखो यहाँ पर, मिटा दूं इसको मैं, अच्छा अब देखो यहाँ, अब इसके बाद जो है तुम आ जाओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, ठीक है। देखो इसका एंगुलर क्वांटम नंबर भी होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एल से हम निकालते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। ये क्या बताता है, ये एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। बात समझ में। तो यहाँ देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसका फार्मूला होता है h/2π। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो h/2π √L और L+1, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक। जहाँ s क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 2π। पाई की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। और L अगर आपको मिल जाए तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमको मिल जाएगा, ठीक ना। देखो इसका एंगुलर मोमेंटम देखो कितना होगा s ऑर्बिटल का। s ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, s सबसेल में, s सबसेल में, तो s सबसेल में ऑर्बिटल होगा। देखो s सबसेल में ये एक ऑर्बिटल होता है ना। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्बिटल मोमेंटम निकालना है, ठीक ना। ऑर्बिटल मोमेंटम हमें इसका निकालना है, ठीक। तो देखो मान लो ये n = 1 है, n l, तो n = अगर 1 है, ठीक, तो l कितना होगा, 0 होगा। 0 का मतलब क्या, कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबसेल, s सबसेल, यही ना। 0 मीन्स
एस सब सेल, और एस सब सेल का मतलब कि इसमें एक ऑर्बिटल होगा ना। अब इस ऑर्बिटल का हमको क्या निकालना है, बोलो, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा h/2 पाई, ठीक ना। और अंडर रूट एल की जगह क्या लिखेंगे, एल की जगह 0, और यहाँ 0 + 1, तो 0 + 1 1, 1 × 0 0, तो अंडर रूट 0 0 हो जाएगा, और 0 में h/2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि एस सब सेल के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई, उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। अब मैं तुमसे बताऊं कि अगर मान लो ये एल की वैल्यू अगर 2 है या 1 है, ठीक, तो एल की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, कौन सा सब सेल होगा, पी होगा, ठीक ना। तो अब पी सब सेल में कितने होंगे ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होंगे। तो पी सब सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, एल की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे, और यहाँ 1 + 1 2, 2 × 2 2, तो ये हो जाएगा h/2 पाई अंडर रूट 2, ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। पाई की वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू रख देंगे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा हमें। बात समझ में आई। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इससे हमें किसी सबसेल के ऑर्बिटल में ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम भी पता चलता है। बात समझ में आई। अब इसके बाद जो आ जाओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो L की जितनी भी वैल्यू होगी, हो गया क्या, देखो L की जो भी वैल्यू होगी, मान लो यहाँ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ L। बात समझ में आई। तो L की और यहाँ m, ठीक। तो अगर n = देखो 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, n-1, ठीक। और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0, ठीक। और L की वैल्यू मान लो 2 है, L की वैल्यू अगर 2 है, 0 और 2 होगा ना, ये n को चलो हटाओ, L की वैल्यू अगर 2 आ रही है, हम L से निकाल रहे हैं, L की वैल्यू अगर 2 आ रही है, 1 आ रही 1, ठीक। तो m की वैल्यू क्या होगी पता है, m की जो वैल्यू होगी यहाँ देखो 0, -1 और +1, ठीक। अगर L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू देखो क्या होगी, -2, -1, 0, +1 और +2, ये m की वैल्यू है, ठीक। और अगर ये 3 है L की वैल्यू, तो 3 मीन्स क्या होगा, ये S, ये P, और ये D, और ये F सब सेल होगा। तो इसकी वैल्यू देखो, तुम बोलो क्या लिखूं यहाँ में, -3, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3 होगी ये। बात समझ में आई, ये इसकी वैल्यू, ठीक ना। इसकी वैल्यू m की वैल्यू, ठीक ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये m की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू 0, L की वैल्यू 0, 1,
तो इसकी वैल्यू -1 से +1 तक है ना। एल की वैल्यू देखो 2, तो एम की वैल्यू -2 से +2 तक। तो जितनी एल की वैल्यू है वो माइनस से प्लस तक जो है एम की वैल्यू जाएगा। ठीक, तो एम की जो वैल्यू होगी आपकी, एम की वैल्यू वो -L से कहाँ तक जाएगी, +L तक। -L और +L बीच में क्या होगा, 0 भी होगा। -L और +L के बीच में जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, वो सब आएंगे। ठीक ना। नेचुरल नंबर क्या, बल्कि उसको तुम इंटीजर कर लो। नेचुरल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है ना। -L और +L के बीच में जितने इंटीजर हैं सब इसकी m की वैल्यू होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये m की ये वैल्यू होती है। ठीक ना। तो अच्छा, दरअसल ये देखो, ये बताता क्या है, ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में। क्या बताता है, ये ऑर्बिटल के बारे में। यहाँ देखो, ये s ऑर्बिटल है ना, इसको मिटा दूं मैं। m की वैल्यू -L से +L तक। ठीक, तो ये देखो, ये क्या बता रहा है, ये एस ऑर्बिटल ये बता रहा है। ये एस ऑर्बिटल है नहीं, ये एस ऑर्बिटल ये बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, देखो ये भी ऑर्बिटल बता रहा है। इसमें ये 3 है, 1 2 3। ठीक ना। तो ये -1 होगा, ये 0 होगा और ये +1। देखो, ये एक तरह से ये ऑर्बिटल का ये कोड है, ऑर्बिटल का कोड है। ये 3 ऑर्बिटल हैं इसमें। 3 ऑर्बिटल में एक -1, 0 और +1। बीच वाले ऑर्बिटल को 0 नंबर दिया जाता है, उससे पहले वाले को माइनस दिया जाता है, उसके बाद वाले को प्लस दिया जाता है। यहाँ देखो, यहाँ कुल कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। तो अब ये देखो, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। यहाँ देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक वैल्यू 0 है, तो ये एक ऑर्बिटल बताएगा। यहाँ 3 वैल्यू है तो 3 ऑर्बिटल बता रहा है। 5 वैल्यू है तो 5 ऑर्बिटल बता रहा है। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बता रहा है। और यहाँ देखो कितनी वैल्यू है m की, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना ऑर्बिटल बताएगा, ये 7 ऑर्बिटल बताएगा। 1 2 3 4 5 7। तो ये m जो है ये ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। m नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। बात समझ में आई। तो अब ये देखो, सभी ऑर्बिटल में जब स्पिन क्वांटम नंबर जब तुम जो निकालोगे तो सब में स्पिन क्वांटम नंबर 2 होंगे। इसमें क्या होगा, +1/2 -1/2। ठीक, तो सब में होगा। अब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये -1, इसमें भी क्या होगा, +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है, ठीक ना, तो वो या तो उसकी स्पिन नंबर या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। तो जितने ऑर्बिटल हैं सब में जो स्पिन क्वांटम नंबर है +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। इसमें मान लो, इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं इस ऑर्बिटल में, तो ये +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। बात समझ में। तो इसमें कुल कितने जो है स्पिन नंबर हो जाएंगे बताओ। इसमें 2 हो गए, 2 स्पिन, +1/2 -1/2। इसमें भी 2, तो कितने हो गए, 6। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। m 3 है, m 3 है, तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये अगर 0 है तो 0 का मतलब एक ऑर्बिटल है ना, तो एक ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात समझ में। तो ये स्पिन क्वांटम, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो। तो स्पिन क्वांटम नंबर को या तो s से कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं
MS से भी लिख दिया जाता है, ठीक ना, MS से। ठीक, तो अब ये क्वार्टर नंबर निकालने का तरीका जो तुमको आ गया। अब जरा एक दो क्वेश्चन देख लो और फिर ये सारे क्वेश्चंस कर जाना। ठीक, देखो यहाँ एटॉमिक नंबर जो है दिया है, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल दिया है n=3। अब L की वैल्यू बताना है, बता दो तो, जोर से बोलना, L की वैल्यू बता दो। n=3 है, L क्या होगा? 0, बोलो 1 2, यही इसका आंसर है। फिर देखो अगला दिया हुआ L=3 है, अगला क्वेश्चन L=3 है, तो आपको वैल्यू ऑफ m बताना है, m की वैल्यू बताना है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 -2 -1 0 और +1 +2 +3, तो 1 2 3 4 5 6 7, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्बिटल n=2 दिया हुआ है, n=2 दिया है, आपसे पूछ रहा है L और M। क्या पूछ रहा है? L और M। तो यहाँ देखो L निकाल लो, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 -1 और 0 +2 +1 और +2, ये L की वैल्यू नहीं, सॉरी, वो पहले L की वैल्यू निकालेंगे ना। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 है, n2 है तो 0 और 1, नहीं समझ रहे हो क्या? L की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1, मतलब कि इसमें कितने ऑर्बिटल सब सेल होंगे? कौन कौन से? 0 S सब सेल है और 1 P सब सेल है, ठीक ना। अब यहाँ पर M की वैल्यू निकाल लो, M की वैल्यू, यहाँ पर M की वैल्यू देखो, ये तो L=0 के लिए M की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और L=1 के लिए M की वैल्यू -1, यहाँ क्या लिखूँ बताओ, बोलो जोर से बोलो, और यहाँ क्या लिखूँ मैं? 1, ठीक। और M की एक वैल्यू 0 होगी, 0 के लिए M की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो कुल जो है कितने n=2 के लिए L की 2 वैल्यू आई कि नहीं आई? और M की कितनी वैल्यू आई? एक वैल्यू 0 के लिए आई और 3 वैल्यू किसके लिए आई? 1 के लिए आई। तो कुल M की कितनी वैल्यू हो गई? 3, 1 2 3 और ये 0 वाला 4 वैल्यू हो गई। बात समझ में आई, ठीक ना। अब ये सब जो है कर लेना इसको, ठीक ना। इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ विच क्वांटम नंबर्स, ठीक ना। अब देखो यहाँ पूछा है ये, n=1 L=0 यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। देखो n= अगर 1 है, L क्या होगा बोलो? L की वैल्यू 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया भी है, और आप ये जान जाइए n=1 के लिए L की वैल्यू 1 कम होती है उससे। तो ये बताओ ये क्या होगा? n=1 है ना, तो पहले ऑर्बिट का S ऑर्बिटल, पहली ऑर्बिट का S ऑर्बिटल, तो ये आंसर क्या होगा? 1s, ठीक। ये A। दूसरा देखो पूछा है कि n=2 है, n=2 बात समझ में, और L=1। अब ये तुमको बताना ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, कौन सा सबसेल होगा, बात समझ में, और किस सेल का कौन सा सबसेल होगा। तो देखो ये n=2 है, तो सेल कौन सा होगा? 2, और L=1 मीन्स P, 2P, ये आंसर है कि नहीं। अगला देखो n=3 और L=0, L=0 ये S ऑर्बिटल है, ठीक ना। और ये S L=0 ये S सब सेल है, ये S सब सेल है ये,
और ये क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल, तो यहाँ नंबर ऑफ सेल लिख दीजिए 3s, ठीक ना। उसी तरह से तुम बताओ एक इसको अपने से, n = 4 और l = 3 बता दो तो। 3 मीन्स f, 0s 1p 2d और 3, तो ये f होगा। और ये क्या बता रहा है नंबर, तो ये 4f होगा, मीन चौथे ऑर्बिट का f सबसे 4f हो जाएगी। बात समझ में आ गई। एक और बता दो पांचवा, n = 5, n = 2 और l = 2, l = 2 मीन्स बताओ, है 0, अगर l 0 है तो s, और l 1 है तो p, और l 2 है तो d, ये d हो जाएगा। ऑर्बिट कौन सा है, पांचवा 5d। बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब यहाँ देखो जरा इसको, डिजिग्नेट द इलेक्ट्रॉन हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक ना। अब जरा हमको बता दो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे। देखो n = 2 और l = 0, ठीक, और s = +1/2, बता दो कहाँ होंगे। n = 2 ऑर्बिट नंबर 2, l = 0 ये s, ठीक, 2s दूसरे ऑर्बिट का s सबसेल, दूसरे ऑर्बिट का s सबसेल। अब ये s सबसेल में प्लस s की वैल्यू सिर्फ 1/2 है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा। क्या होगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। तो अब ये देखो बहुत सी बुक में जो है तुमको ये मिलेगा कि अगर ये s 1/2 है तो इसको वो क्लॉकवाइज लेते हैं। बहुत सी बुक में तुमको मिल जाएगा ये क्लॉकवाइज, हालांकि ये कोई बहुत मतलब यूनिवर्सल रूल नहीं है, है ना। तो अब ये 1/2 को क्लॉकवाइज लेते हैं और -1/2 को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक ना। तो अगर आप ये मान करके चल रहे हो तो s = 1/+1/2 का मतलब ये है कि इसकी स्पिन क्या होगी, दूसरे ऑर्बिट के s सबसेल में जो एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जो स्पिन की वैल्यू 1/2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा जो क्लॉकवाइज क्या करेगा, घूमेगा। देखो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, इससे क्वांटम नंबर से मिल गई ना। इलेक्ट्रॉन की पूरा एड्रेस मिल गया इन बात समझ में। अब इसमें जो है m भी पता देख लो, l तो ये आ गया, इसका m कितना होगा बताओ, m कितना होगा बोलो। l = इसका m निकाल लो, कितना होगा, l = 0 पे m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे l = 1 पर 1 की वैल्यू क्या होती थी, -1 +1 और 0, मगर l = अगर 0 है तो m क्या होगा, 0 होगा, सही ना। l = 0 पर m की वैल्यू 0 और l = 1 पर l की वैल्यू +1 से -1 से +1 तक इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी बताओ, l = 0 पर m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक ना। ये गिवन है, ये l = 0 m = 0, ये गिवन है, ठीक। और ये कोई बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ठीक। अब इसमें एक और देख लो, यहाँ देखो n = 1 और l = दिया है 0 और m = l 0 है तो m भी 0 ही होगा, और s क्या है, -1/2। देखो ये 4 क्वांटम नंबर से हमको पता चल जाएगा। देखो ये पहली ऑर्बिट, ठीक, और l = 0 मीन्स s ऑर्बिटल, ठीक, और s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। माइनस स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऊपर वाले में क्या कैसे घूम रहा था, +1/2 था तो क्लॉकवाइज में घूम रहा था।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आ गई ना? तो ये चीज है ये, ठीक ना? अच्छा, अब जरा एक चीज और जान लो। देखो, ये P है, अगर ये P में कितने ऑर्बिटल हैं, है ना? -1, 0 और +1, ठीक? इसको हम PXB कहते हैं। क्या कहते हैं? PXB हम इसको कहते हैं, ठीक ना? हाँ, PX, PY, PZ, PX, PY और PZ, ठीक ना? तो अब जरा दूसरा वाला देखो, n = 3, n = 3 और l = 1 और s = ये +1 है, s = नहीं, l = 1 है और m = +1 है और s = -1/+1/2। कहाँ होगा बताओ? ऑर्बिट क्या होगी? ऑर्बिट इसकी 3 होगी ना? और कौन सी ऑर्बिट होगी? l = 1 है तो P, ठीक ना? और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो P का, यहाँ देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या बता रहा है? m = +1 मीन्स ये, यही ना? +1, 0, -1, तो इसको ये px होगा। क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? 3px में होगा, 3px में होगा, ठीक? और ये +1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक ना? इस इलेक्ट्रॉन का ये रोटेशन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 भी हो सकते हैं, मगर हमको किस इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस दिया हुआ है? इस वाले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दिया हुआ है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका ये एड्रेस दिया हुआ है। तीसरी ऑर्बिट p सबसेल में ये m+1, ये ऑर्बिटल का ये एड्रेस है, m+1 ऑर्बिटल का, ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये +1 ये ऑर्बिटल का ये, ठीक ना? और इस ऑर्बिटल को हम क्या लिखते हैं? px। इस ऑर्बिटल को क्या लिखते हैं? px लिखते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से अब ये जितने क्वेश्चंस हैं ऑर्बिटल से रिलेटेड, इसको जो है निकाल लेना, देख लेना, ठीक? इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑर्बिटल से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक? अब नेक्स्ट डे हम ऑर्बिटल का शेप बताएंगे, ऑर्बिटल का शेप बताएंगे, ठीक ना? एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक? पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है, ठीक? और डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल होता है।